इस बीच जरा माइंडट्री के सीएफओ विनीत गावा सर, दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माइंडट्री के सीएफओ विनीत तेरेदेसाई साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। विनीत सर, स्वागत है आपका। स्टॉक दिखाइए और विनीत सर को दिखाइए भाई। गजब का मूव, बाजार को रिजल्ट पसंद आ रहे हैं। रिजल्ट स्क्रीन पे चलते रहेंगे, उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन रिजल्ट्स कह लीजिए, Q2 का परफॉर्मेंस कह लीजिए, जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था, इनफैक्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे विनीत सर, उससे बेहतर परफॉर्मेंस आप लोगों ने डिलीवर करा है। एक बड़ा बीट है रेवेन्यूज में, डॉलर रेवेन्यूज 13.5% ऊपर है क्यू ऑन क्यू। कहां से मदद मिली इस क्वार्टर में? इस तरह की ग्रोथ कहां से आई? सबसे पहले आशीष, आपको और आपके दर्शकों को सभी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि ये डिजिटाइजेशन की जो थीम पिछले पैंडेमिक के बाद जो उसको एक बूस्ट मिला है, वो अभी एक अपस्ट्रीम में बदल रही है। और आप रीजन वाइज देखोगे तो यूरोप में काफी हद तक डिजिटाइजेशन, क्लाउड और हम हमारी तरफ से जो बोलते हैं कि कस्टमर उनको ओमनी चैनल एक्सपीरियंस पे काफी इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो हर इंडस्ट्री वर्टिकल से ग्रोथ आई है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल जो हमारा थोड़ा सा लगाड़ था, वो ये सेकंड क्वार्टर है जहां हमने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। ट्रैवल वर्टिकल जो अभी काफी रिकवर हो चुका है और हम दुआ करते हैं कि ये पैंडेमिक अभी हमारे पीछे हो गया है, तो ट्रैवल वर्टिकल एक कंसिस्टेंटली लास्ट 3 या 4 क्वार्टर से अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। तो ये ऑल राउंड ग्रोथ हम बोल रहे हैं। और इस बार ऑल राउंड ग्रोथ, लेकिन अच्छा, ग्रोथ तो अच्छी थी विनीत सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर Q2 का परफॉर्मेंस टॉप लाइन के फ्रंट पे अच्छा। एक निगलिंग वरी है, तो क्योंकि रेवेन्यूज की बात कर रहे हैं, यहीं पे सॉर्ट आउट कर लेता हूं। टीसीवी यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ डील विंस जो है इस Q2 में क्यू ऑन क्यू 28-29% गिर गई। इसको मैं कैसे रीड करूं? मैं इस पे सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि क्यू ऑन क्यू यस बहुत बड़ा डिक्लाइन है 28-29% के आसपास का, लेकिन पिछले क्वार्टर को हटा दूं तो जो औसतन एवरेज था कई क्वार्टर्स का, उसी के आसपास आपने डील विंस मोबिलाइज करी हैं। तो क्या Q1 एक एबरेशन था या वाकई कुछ मोमेंटम ठंडा पड़ रहा है सर? नहीं, देखिए, Q1 में हमारा एक बड़ा कस्टमर है, उसको एनुअल उसके रिन्यूअल आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यूअल आ जाता है। सो Q1 में जब भी हमने कमेंट्री दी थी तभी भी हमने कहा था कि एक थोड़ा सा रिन्यूअल का इम्पैक्ट है। सो उसका इफेक्ट आपको Q1 में दिखाई दिया। मगर हम जब भी ऑर्डर बुक देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर देखते हैं। मुझे और एक चीज इसमें कहनी है कि हम अभी हम कस्टमर्स के साथ काम करते हैं, तो कस्टमर्स हमारे साथ एक 3 साल या 5 साल का एग्रीमेंट बनाते हैं, मगर कॉन्ट्रैक्ट देते समय हर कस्टमर 3 साल या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता। हम उसके प्रेफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर्स रहते हैं। हमें सिर्फ उसको कस्टमर्स के माइलस्टोन्स, क्वालिटी और टाइमलाइंस पे डिलीवर करना रहता है। एज फार एज हम वो डिलीवरी पे खरे उतरते हैं तो आपको सेकंड फेज का परचेस ऑर्डर आ जाता है या SOW आ जाता है और उसके वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। सो सम कस्टमर्स कैसे होते हैं कि 3 साल या 5 साल का आपको एक साथ दे देते हैं। सो वो एक सीजनैलिटी आप बोल सकते हैं, मगर आप हमारी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने से अच्छा है कि आप ईयर ऑन ईयर देखिए। पिछले साल हमारे ईयर ऑन ईयर तो परफॉर्मेंस अच्छे रहते हैं आप लोग की आईटी कंपनीज को, अच्छी तगड़ी ग्रोथ वाली इंडस्ट्री है ना, तो हम लोग ने आजकल नया वो मापदंड बना लिया, ईयर ऑन ईयर में देखते हैं, क्यू ऑन क्यू आप लोग की परफॉर्मेंस को गॉज करेंगे। अच्छा, तो फिर कुछ ब्रोकरेजेस ने कुछ इश्यूज हाईलाइट करे थे, वो तो अच्छा आप आ गए तो आपसे क्लैरिटी हो जाएगी। एक इशू ये था कि भाई टॉप क्लाइंट की ग्रोथ वो मेरे ख्याल से क्यू ऑन क्यू फ्लैट रह गई, ये जो टीसीवी रिड्यूस हो गया था, तो मोटा आपसे बातचीत करके लग रहा है इससे कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इस इन बिटवीन द लाइंस रीड ना करूं, मोमेंटम में कोई ऐसी कोई घबराहट वाली बात नहीं है। हमारे लिए टॉप कस्टमर एक तो टॉप कस्टमर नहीं है, उसके 6-7 टॉप कस्टमर्स हैं। उसके बिजनेस लाइंस अलग है, उसके डिसीजन मेकिंग अलग होते हैं, उसके रीजनल इम्पैक्ट्स अलग होते हैं। तो टॉप कस्टमर तो अच्छी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर दिखाई दे रहा है, मगर हमारी उसके साथ ये भी कोशिश रही है पिछले कई क्वार्टर से, जहां हमने काफी इन्वेस्टमेंट की है, कि बाकी के इंडस्ट्री वर्टिकल्स और बाकी के क्लाइंट्स उससे ज्यादा ग्रोथ दिखाए।
टॉप क्लाइंट ग्रोथ दिखाएगा, मगर उसकी पेस और जो बाकी के अकाउंट है उसकी पेस में देर डिफरेंस हमेशा रहेगा, बिकॉज वो गैप, द रेवेन्यू का गैप जो है वो काफी बड़ा है उन दोनों में। सो जो क्लाइंट $300 मिलियन की लेवल पे है वो उसको 10% ग्रोथ रहेगी, तो बाकी के क्लाइंट 20%, 25% भी ग्रोथ दिखा सकते हैं। सो ये उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, या उसमें कोई तो उससे ज्यादा रीड नहीं अलग रीडिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा वो सप्लाई साइड इश्यूज का, उसका रिलेटेड मार्जिन्स पे इंपैक्ट। अब वो कितना बड़ा इशू है मुझे पता नहीं, लेकिन आपने बड़ा स्मार्टली मैनेज कर लिया इस Q2 में उस इशू को। मार्जिन्स में 50 बेसिस पॉइंट का उछाल, जबकि लार्जली स्ट्रीट में सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्जिन्स Q on Q घटेंगे, डिक्लाइन देखने को मिलेगा। वो इसलिए था क्योंकि वो मिड मैनेजमेंट की जो वेज हाइक्स आपने करी थी उसका इंपैक्ट हम लोग फैक्टर इन करके चल रहे थे। पर इसके बजाय मार्जिन एक्सपेंशन इश्यूज के बावजूद कैसे मैनेज किया विनीत सर? दो तीन उसके कारण मैं बताता हूं कि मार्जिन एक्सपेंशन में हमको हेल्प किया। एक तो कैसा है कि जब भी हमारा नया क्लाइंट रहता है या बड़ा क्लाइंट रहता है, उसमें रैंप अप करने के लिए आप सब कॉन्ट्रैक्टर्स का काफी इस्तेमाल करते हैं इन द इनिशियल डेज। तो ये हमने काफी हद तक इसको कंट्रोल में लाया है, और इसका बेनिफिट रेवेन्यू पे तो मिलता ही है, बिकॉज आपका रेवेन्यू वही रहता है, मगर कॉस्ट काफी हद तक कम आ जाती है जब आप ये सब कॉन्ट्रैक्टर्स को कम करके अपने एम्प्लॉइज पे ला जाते हैं। सो ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ऐसा है कि हमने पिछले कई क्वार्टर से फ्रेशर्स जो कैंपस के रिक्रूट्स है उनको सिस्टम में लाना चालू कर दिया है। माइंडट्री अब अगर हिस्टोरिकली आप देखोगे तो हम दो साल में 1000 से 2000 लोग लेते थे। अभी हम हर क्वार्टर में 1000 के ऊपर फ्रेशर्स कैंपस माइंड ऐड कर रहे हैं। तो वो हमको पिरामिड बैलेंसिंग में काफी हद तक उसका बेनिफिट, क्योंकि आप विनीत साहब पिरामिड बैलेंसिंग की बात कर रहे हो, एक इशू और, एट्रिशन इस बीते Q2 में 400 बेसिस पॉइंट का उछाल। तो Q2 का एट्रिशन आया 17.7%। दिक्कत वाले आंकड़े हैं, कैसे मैनेज कर रहे हो आप लोग? क्या ये प्रमोशंस डोल आउट करना, ये वेतन में इंक्रीज करना, यही एक तरीका है एम्प्लॉइज को रोकने का? और ये दूसरा इसी के साथ क्लब कर देता हूं क्योंकि आप जुड़े हो, ये सप्लाई साइड इशू, सप्लाई साइड प्रेशर जिसकी आजकल बड़ी चर्चा होती है, कब तक पीक आउट होते हुए नजर आएंगे? आप लोगों का आकलन क्या है? देखिए, ये सप्लायर साइड इश्यूज एक तो माइंडट्री के लिए सिर्फ नहीं है, हर कंपनी के लिए, वो इंडस्ट्री लेवल पूरी इंडस्ट्री है। और उसकी डिमांड, उसका कोरिलेशन आप देखोगे तो वो एक हायर डिमांड अक्रॉस द इंडस्ट्री फॉर द डिजिटल स्किल्स उसके वजह से हो रहा है। और ये ऑब्वियसली सस्टेनेबल तो है नहीं, और उसके ऊपर ये हमें लगता है ये एक या 2 क्वार्टर और चलेगा शायद। बट जिस तरह से लोग बाहर जाते हैं, उसके फ्लिप साइड पे हम जो लोग अट्रैक्ट भी कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है। तो अभी हम अब तक ये 6 महीने में जो एट्रिशन हुआ है उसका हमारे ऊपर डिलीवरी का कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं है। तो माइंडट्री एक पिछले कई क्वार्टर की भी कोई क्वार्टर का इम्पैक्ट की वजह से एक अच्छा ब्रांड मार्केट में हुआ है, जिसकी वजह से हम टैलेंट को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपकी क्वेरी बिल्कुल जायज है कि सप्लाई पे कंस्ट्रेंट है, चैलेंजेस है, बिल्कुल है। तो हम उसके ऊपर अभी कंसर्न नहीं है, मगर हम क्लोजली उसको वॉच कर रहे हैं। क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत होगी, और अगले 1-2 क्वार्टर्स में शायद ये सप्लाई साइड इश्यूज जो हैं अरेस्ट होते हुए नजर आए। लेकिन एक इस क्वार्टर के सबके रिजल्ट्स में हाईलाइट थी कि वो सप्लाई साइड इश्यूज होंगे, लेकिन इस बार कंपनीज ने मार्जिन्स को डिफेंड करके दिखाया। लास्ट क्वार्टर में मार्जिन्स में पेन आया था। विनीत सर, थैंक यू सो मच डिटेल में बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए।